नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है। प्लान लंदन जाने का था, उसके बाद फिनलैंड जाने की भी बात हुई, लेकिन क्लियरेंस मिली नहीं। खासतौर पर सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर उन्होंने कोई सुरक्षा की गारंटी देने की बात नहीं कही ब्रिटेन ने कि यदि वो बांग्लादेश में उन पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है। अब ऑप्शन क्या क्या बचे हैं, लेकिन फिलहाल वो भारत में है। और इसके प्लस माइनस स्थिति क्या होंगी, यही समझते हैं वाहिद नसीम जी से। वरिष्ठतम पत्रकार हैं और दुनियावी बातों पर बारीक नजर रखते हैं। नसीम साहब, अभी फिलहाल कोई चांस लग नहीं रहा है कि वो जाती हैं। कभी भी उनको क्लियरेंस मिल सकती है, लेकिन जब तक वो भारत में है, इसको भारत की अंतरिम शरण कहा जाए। और अगर अंतरिम शरण ये है, तो नई होने वाली जो सरकार है बांग्लादेश में, जो अंतरिम सरकार बनने वाली है, या जो नई नवगठित सरकार होगी चुनाव के बाद, भारत के लिए इसके प्लस माइनस क्या पक्ष बन सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द शुरू हो चुका है। भारत के लिए बड़ा सरदर्द इस मायने में है राजीव जी के एक तो ये जो मामला हुआ है हमारे पड़ोस में, ये काफी एक स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। और ऊपर से जो पार्टी अब सत्ता में बांग्लादेश में आने वाली है, उसे एक तरह से कट्टरवादिता के नाम पर बैन किया गया था। शायद ये लोग अब सत्ता में आएंगे तो इनकी जो नजदीकी है, जो लोग अब सत्ता में, यानी जमात इस्लामी के लोग जो अभी सरकार बनाएंगे, कौन बनाएगा वो अलग दूसरी बात है। अभी तो वहां भी अंतरिम सरकार की घोषणा हुई है और जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं और मूवमेंट के जो जो लीड कर रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो है यहाँ कोई जर्नैल अगर कोई सरकार हमको थोपेगा तो हमको उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरह हम जो है जी जी। जो हम फैसला करेंगे, तुरंत चुनाव कराएंगे और जो हम चुन के लाएंगे वो देश पे राज करेगा। तो ये तो खैर अभी कबलज वक्त हो जाएगा कि कौन है रहेगा कौन नहीं रहेगा। मगर ये बात सही है कि शेख हसीना अगर वहां से निकल चुकी है, कुछ मेरे ख्याल से वहां पर झड़पें जब होती हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर दंगे भी होते हैं। सवाल पैदा होगा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को लेकर, यानी वहाँ जो हिंदू भाई हमारे रहते हैं, उनको लेकर आने वाले दिनों में किस तरह का रवैया होगा अगर कोई कट्टरवादिता। क्योंकि देखिए जो वहाँ पे जमाते इस्लामी है, उस पार्टी को माना जाता है कि वो खास तौर से इस्लामिक लॉ को लेकर जो है वो काफी एक्टिव रहती है, उसकी विचारधारा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक भारत के लिए नया सरदर्द खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात ये भी इसमें आप ऐड कर लें कि भारत के पास अगर, देखिए सत्ता तो परिवर्तित हो चुकी है, अब कम से कम शेख हसीना और अवामी लीग जो इसकी पार्टी है, इसका इसके हाथ में सत्ता आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये होगा राजीव जी कि अगर जी। सत्ता दूसरे पक्ष के पास चली जाती है और शेख हसीना को भारत शरण दे देता है, तो धीरे धीरे बांग्लादेश के साथ हमारा खींचतान बढ़ता जाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा, जिसका लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में हमें भारी नुकसान होगा। इस भारी नुकसान को जो है बचाने के लिए जरूरी है कि सोच समझ के कदम उठाया जाए। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग की गई है, मेरे ख्याल से तमाम टेलीविजन्स को और प्रवक्ताओं को कह दिया गया है कि भाई इस मामले पर जरा बहुतात रहे और संभल कर बात करें। हम भी संभल कर ही बात कर रहे हैं। मगर इसमें एक बात में जो चर्चा में नहीं आ रही है या आ रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर मतलब उनके पास जानकारी नहीं है, उसमें थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपको कि इसके कहाँ कैसे कैसे असरात हो सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ इसे अगर बांग्लादेश और भारत को ही कनेक्ट करेंगे और चीन तक ही महदूद रह जाएंगे तो शायद ये जान नहीं पाएंगे लोग कि असल में हुआ क्या है। देखिए, मैंने अपने कई प्रोग्राम में, शायद आपके साथ भी और न्यूज नशा पे भी, फॉर टीवी पर भी, मैंने अपने अलग अलग चैनलों पे बात कही थी जब अप्रैल में बाकायदा शेख हसीना ने कहा था कि मुझे किसी गोरे आदमी के जरिए कहलवाया गया है। हमको पता है डोनाल्ड लू की तरफ से जो है वो बात की गई थी शेख हसीना के साथ में, जिसमें ये कहा गया था उन्हें कि भाई आप ऐसा करें कि एक वहां पर जो एक इलाका है, द्वीप है। ये द्वीप कहाँ पड़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी।
बेसिकली इन जो ये जो द्वीप है, इनमें बंगाली में से कुछ और कहते हैं, मगर ये बहुत पुराना, इस पे बांग्लादेश के इस इलाके का ही कब्जा है और ये मिजोरम के निचले हिस्से में आता है। अगर ये मिजोरम के और बांग्लादेश के बीच में आता है तो हमारा इलाका, आपको याद रखिएगा कि मणिपुर जिसे है, ये जो मतलब मणिपुर का जो इलाका है, ये राजीव जी बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, आपको पता ही है। यहीं पर एक नक्शा बनाने की कोशिश की थी इसने, क्या नाम, अमेरिका ने। जो शेख हसीना ने बात लीक की थी वो ये थी कि मार्टिन द्वीप है, जिसे वो बसुती द्वीप भी कहते हैं, मार्टिन द्वीप के नाम से है, जी जी। एक जिसे ब्रिटिश लैंग्वेज में उस टाइम पर ब्रिटिश ने इस पे काम भी किया था, मगर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर बसुती द्वीप भी बंगाली से कहते हैं। दो द्वीप यहाँ पर हैं, एक पे तो पर्यटक के लिहाज से बहुत अच्छा है और काफी बड़ा है ये, और समुद्र के बीच में है, और एक यहाँ जो है दूसरा द्वीप है जहाँ पर बांग्लादेश के मछुआरों की काफी बड़ी बस्ती है। तो यहाँ पर मछली का कारोबार बड़ा जबरदस्त होता है। यहाँ रोहिंग्या को भी एक बार बसाने की बात की गई थी कि इनको बसाने के नाम पर ही इस द्वीप को अमेरिका हथिया ले और इस टेरिटरी को अलग कर ले। बेसिकली बर्मा के बिल्कुल नीचे है, यहाँ से बर्मा को मतलब एक तरह से अगर यहाँ अड्डे बन जाते हैं, जैसा कि बांग्लादेश की उस वक्त की मतलब प्रधानमंत्री ने ये कहा था अप्रैल में कि ये जो यहाँ पर एक इलाका क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मांग मुझसे रखी गई है। क्रिश्चियन स्टेट की बात ये हुई है कि भाई आप इस थोड़ा सा इलाका मणिपुर, मतलब माफ करना, उसने ये कहा कि बांग्लादेश से कुछ लिया गया और उन्होंने ये बात रखी है कि हम बर्मा या किसी और से कुछ बात करके एक यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे जो क्रिश्चियन स्टेट होगा। ये क्रिश्चियन स्टेट बेसिकली आपको पता है कि मणिपुर डिस्टर्ब है और मणिपुर में इजराइल का बरसों बरसों पुराना एक एस्टेब्लिशमेंट है, और यहाँ वो क्रिश्चियन के बजाय मुझे लगता है कोई यहूदी स्टेट बनाना चाहते थे। मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके में रेयर अर्थ मिनरल मौजूद है, डिपॉजिट्स बहुत सारे मौजूद हैं। बर्मा भी एक डिस्प्यूटेड एरिया इसलिए है क्योंकि पश्चिमी जगत का वहाँ माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है और उनकी माइनिंग वो इस वक्त बंद है, चूंकि वहाँ पर फौजी अमला वो आ चुका है, सूकी को हटाया जा चुका है, और सूकी जो कि बेसिकली अमेरिकन समर्थक थी, तो उसको हटाने के बाद चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। अब इस इलाके में बने रहने के लिए ये क्या सिर्फ बांग्लादेश को या चीन को खतरा था? बात थोड़ी सी, कुछ एनालिस्ट जो है अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सोचिए बगैर कि अगर मार्टिन द्वीप पे और एक और द्वीप उसके बराबर में है, उन दोनों द्वीप पे अगर अमेरिका, जैसे कि ये बात मई में कही, शेख हसीना ने मई में कहा कि मुझसे अड्डे, सैनिक अड्डे बनाने की मांग रखी है, जिसे मैंने मना कर दिया। और ये बात शेख हसीना ने कब कही? पहले शेख हसीना जाती है चाइना, चाइना से फिर वो वापस आती है और आके वो कहती है कि बीच में अधूरा छोड़ देती है कि भाई मुझसे ये कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि सेंट मार्टिन पे जो है, हम सेंट मार्टिन द्वीप पे हमें अड्डे बनाने की जगह दी जाए, उस पर हम अपने अड्डे बनाएंगे, जिसे मैंने इनकार कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद शेख हसीना वाजिद जो है वो चीन से बार्गेनिंग करने गई थी दो नाव में पैर रखने के लिए कि हम अगर अमेरिका को भी, यानी बर्मा, भारत और बांग्लादेश, इस पूरे जो लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत जबरदस्त है, जहां से तीनों चीनों चीजें टारगेट होती है और सीधे चाइना भी टारगेट होता है, तो ये सारी चीजें अगर हम दे दें या कोई बार्गेन हो जाए तो कैसा रहेगा? तो शायद चाइना ने शेख हसीना को हड़काया कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि आप मेरी पूंछ के नीचे सेंट मार्टिन जो है द्वीप पर अमेरिका को कहें कि अड्डा दे दें। तो ये वहां से आ गई, आने के बाद रवैया बदलना शुरू हुआ। देखिए हर देश में राजीव जी होता क्या है, कोई क्या है कि क्या ये 4 दिन के अंदर हो गया, तख्ता पलट हो गया और उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। मैंने बहुत पहले लोगों को समझाने की कोशिश की, बहुत ब्रीफ किया लोगों को कि लोगों के अंदर ऐसे मुद्दों को जिंदा रखा जाता है, ऐसे मुद्दों को जिंदा रखा जाता है जिनको कभी भी बड़ा मुद्दा बनाया जा सके।
ब्रिटेन के अंदर ये देखिए श्रीलंका के अंदर कैसे अचानक जो है राजपक्षे को भागना पड़ा, जबकि वो, अब मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा, वो बात नहीं कहना चाहूंगा कि शेख हसीना डिक्टेटर हो गई थी और वो जो है देश की जनता को दबा रही थी, इसलिए उनमें उबाल आ गया, उबाल आके उन्होंने तख्ता पलट दिया। अगर सिर्फ ये इतना आसान होता कि सिर्फ बिना किसी के बाहरी हस्तक्षेप के तख्ता पलटा जा सकता, तो यकीन मानिए राजीव जी के पाकिस्तान का तख्ता पलट अब तक 25 बार हो चुका होता, जब से इमरान खान को हटाया गया है। वही वहां भी फौज है, वहां भी पॉपुलेशन उतनी ही है। मेरे ख्याल से एजुकेशन से लेके, पैसे से लेके और हथियारों से लेके हर तरह से संपन्न लोग पाकिस्तान में हैं, जो पूरी दुनिया में मतलब लीड करते हैं बहुत सारी चीजों को, मगर वो अपनी फौज के सामने टिक नहीं पाए। वो आंदोलन लेकर निकले, इमरान खान के ऊपर गोली चलाई गई, बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं, आपको भी पता है घटना क्या क्या हुई है। जी जी। यानी पाकिस्तान की जनता अगर एक ऐसा रेवोल्यूशन नहीं ला सकी कि अपनी फौज को, वहां उनकी फौज को घुटने टेकने पड़ जाएं और वो जिसे चाहते हैं उसे वहां प्रधानमंत्री बना दे, या फौज ने जिस कठपुतली को प्रधानमंत्री बनाया है जनता उसे उठाकर बाहर फेंक दे, बल्कि एक लड़की वहां है नवाज शरीफ की, जो शेख हसीना तो क्या, कोई डिक्टेटर भी अपने जमाने में, अपनी दौरे हुकूमत में कोई डिक्टेटर भी ऐसा नहीं करता कि जिस तरह पाकिस्तान की जनता को वो धमकाती है, गालियां देती है, थ्रेट करती है, और उसके बाद भी वो जनता उसका कुछ नहीं कर पाती है। तो डिक्टेटरशिप का अगर सही नमूना देखना है तो वो पंजाब की मुख्यमंत्री है पाकिस्तान में, वो लड़की, और वो जो नवाज शरीफ का भाई है वो एक डमी सा प्रधानमंत्री बिठा रखा है। तो अगर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर सत्ता परिवर्तन हो जाया करता, मैंने कहा पाकिस्तानी लोग जो है 50 बार उसका तख्ता पलट देते। वहां पख्तून जैसे, पंजाब जैसे, मतलब वो है जो जिन्हें लड़ना ही आता है जिंदगी में, आधी कौम तो पाकिस्तान में वो है जिन्हें लड़ना ही अच्छा, आता है, मतलब पुनः जिन्होंने पूरी आपको दुनिया को हाँ, पुनः मगर आपको वो कुछ नहीं बांग्लादेश की करते। ओर मैं आता मैं हूँ वो भारत भी की जरूरी है, उनको भी याद मैं दिलाना भारत की जरूरी है कि मैंने उनको भी याद दिलाना जरूरी है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। मैं हाँ, अब आता हूँ वापस, वापस मैं आता पुनः पुनः हूँ। आपको भारत की ओर लाता हूँ जरा। भारत की ओर लाता हूँ, बांग्लादेश की ओर। ये जो भारत का ट्रेड है बांग्लादेश से, हाँ भारत का ये ट्रेडिंग पार्टनर जो एक्सपोर्ट का, ये आठवें नंबर पे है। इतना सबसे अधिक ट्रेड यहाँ होता है, और 25वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आठवां ये एक्सपोर्ट पार्टनर है भारत का, 8वें नंबर पे आता है। अडानी जी का भी बहुत तकरीबन पैसा इन्वेस्टमेंट, अडानी जी का हाँ, भी बहुत भारी पैसा इन्वेस्टमेंट है। 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अगर मैं 23 के आंकड़े देख रहा था, इस साल के जो बीता वित्तीय वर्ष है 23-24 के, तो 1.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया और 1.97, करीबन 2 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। 2022 में भी कहानी ये तकरीबन $1.25 बिलियन की थी, और 21 में भी ऐसी ही थी। और बहुत सारे उत्पाद हैं, और उत्पादों के साथ साथ भारत में जो चीजें बन रही है जो हमें एक्सपोर्ट करनी है अन्य देशों में, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर सस्ती मिलती है, तो बहुत सारे रॉ मटेरियलों को असेंबलिंग बांग्लादेश के मार्फत होती है। और यहां तक की स्थिति है कि चावल और गेहूं तक का जो आदान प्रदान होता है, प्याज का आदान प्रदान होता है। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर भारत की एक बड़ा बाजार भारत के लिए कमर्शियल दृष्टि से बांग्लादेश है। अब नहीं, यदि मैं ऐसा ये अंतरिम शरण, इस अंतरिम शरण का मतलब ये क्या है, अगर अंतरिम शरण का म्याद बढ़ती है, ये महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते जाती है, तो फिर वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तमाम चीजें हैं उस पर असर पड़ेगा। और इसको देखते हुए क्या जो अभी जो परिस्थितियां बदली हैं बांग्लादेश में, और जो उनके पास फॉरेन करेंसी की बहुत दिक्कत हो गई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो डॉलर्स की कमी हो गई है, क्या ऐसे समय का इंतजार बात की तरह नजर बिठाए बैठा चीन कर रहा होगा? और अगर भारत तुरंत आगे नहीं जाता वहां तमाम चीजों को समतुल्य करने के लिए, तो एक स्पेस छोड़ देगा चीन के लिए। एक तरफ आपने शेख हसीना को यहां रख दिया, अंतरिम शरण दे दी, भले से अंतरिम शरण ऑफिशियली नहीं कहा जाएगा, समझा जाएगा, और दूसरी तरफ आपने स्पेस दे दिया चीन को। देगा, बिल्कुल जी आता हूँ, मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले वो बात थोड़ी सी मुकम्मल कर दूं, चूंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं पाकिस्तान चला गया था, तो मैं थोड़ा जी सा जी उसे पूरे करते हुए आपके इसका कमर्शियल एंगल का जवाब देता हूँ। जी जी देखिए राजीव जी, जब मैं ये कह रहा था कि सेंट मार्टिन पर जो वो बनाने वाले थे द्वीप,
और उसको, यानी सीधी बात यह है कि कोई आर्गुमेंट चीन के साथ शायद नहीं किया है शेख हसीना ने। पाकिस्तान एक अमेरिका का एक ऐसा कहूं कि मैं अमेरिका का एक बेसिकली उसको यूनिट मानता हूं पाकिस्तान को। अगर जी जी। पाकिस्तान से वहां का जो रजाकार, या उन्हें बेसिकली रजाकार तो मददगार को कहते हैं, अगर वो इन्होंने नाम पलट के रख लिया, जैसे स्टूडेंट कहते हैं तालिबान को, अब तालिबान का मतलब आतंकवादी हो गया। तो मतलब कुल मिला के वैसे अरबी या फारसी भाषा में तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स होता है, मगर इसी तरह शायद बांग्लादेश में भी रजाकार का मतलब वो उन्होंने देशद्रोही कर लिया। तो देश बिल्कुल उल्टा ही पलट दिया, वो मददगार होता है, उसका देशद्रोही उन्होंने शेख हसीना ने उसका नाम रख दिया। ये जैसे उनका जेएनयू पाकिस्तान का और जिक्र आ बांग्लादेश, जाता है। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अंतरिम मामला है। बात यह है कि जो जमाते इस्लामी है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ बादस्तूर है। और अगर यहाँ ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया और बढ़ता चला गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी फैक्टर, देखिए वो सारे फैक्टर हैं, क्योंकि वो फैक्टर पैदा किए जाते हैं। उस पर मैं जरूर आऊंगा, मैं व्यापार पे भी आऊंगा राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस मुद्दे पे ना लोगों ने बड़ी गुठलियां रला दी है, तो उसको थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश जी कर जी रहा हूँ। जी। नहीं तो नहीं, जरूर जरूर। बेसिकली पाकिस्तान के साथ इनके संबंध हैं, जमाते इस्लामी के साथ मिलकर मूवमेंट को बड़ा किया गया और तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा करने के लिए जो वजह है ना, वजह पहले क्या होता है, समाज में बंटवारा रखा जाता है। इसीलिए अमेरिका जैसे लोग धमकी देते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा सत्ता परिवर्तन 2 मिनट में करा देंगे, और ये धमकी सबको देते हैं। इस धमकी का सबूत हम देख चुके हैं, एक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि अगर एक चेन है पूरी की पूरी, उसमें कद्दाफी है, सद्दाम है, इसमें जो है उन्होंने वियतनाम का उसका इंटरफेयर को आप बर्दाश्त दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने जो है अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया है, उसके बाद उन्होंने मतलब अब देखिए सीरिया का तख्ता पलट भी बिल्कुल होने ही वाला था कि अचानक रशिया पहुंच गया, उसने बचा लिया। अभी उनकी धमकी ये होती है, अभी शेख हसीना का मामला आप देख चुके हैं। ये मामले ऐसे होते हैं कि या तो तुम हमारी बातों को मानो, या तो हम तुम्हारा तख्ता पलट करवा देंगे, नहीं मानोगे तो हम युद्ध किसी न किसी बहाने छेड़कर तुमको खत्म कर देंगे, या तुम्हारा जहाज क्रैश करा देंगे, या तुम्हारा हेलीकॉप्टर क्रैश करा के तुम्हारा जो है जाओ लक यार कुछ रईसी बना देंगे। मतलब कुल मिला के उनके मकसद होते हैं कि आप उनके धमकी से बाहर नहीं आते। शेख हसीना ने शायद धमकी को अफोर्ड किया, उसे सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा। मगर ये जो मामला था कि इसमें मैं नहीं मानता कि चाइना का रोल है भगाने में, क्योंकि चाइना के साथ बेहतर संबंध थे शेख हसीना के, और सबसे बड़ा आज भी ट्रेड पार्टनर, जबकि एक लंबे समय से शेख हसीना की सरकार है, इसी की सरकार में बहुत बड़ा प्लान जो है वो बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है चाइना का उसके अंदर। बिजनेस को लेकर कभी भी चाइना कभी मतलब कंपटीशन में नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा हैवी है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना रेट में ना प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो वो दुनिया उसे कहे कि वो प्रोडक्शन से डर गया, व्यापार के लालच में कर दिया, ये मूर्खताना बातें हैं, बेवकूफी की बातें हैं। वो लोग अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हैं। आप चाहे जितना प्रोडक्ट बनाए, आप उनसे सस्ता नहीं बना सकते। अगर कंपटीशन में आप बाजार में आते हैं तो वो आपको मात दे देते हैं, और उसके बाद आप नुकसान करके बैठ जाते हैं, और मजबूरी में फिर अपने बनाने वाले ब्रांड के लिए भी रॉ मटेरियल या पूरा का पूरा असेंबल करने बगैर अपने लिए खरीद के लाते हैं। ये काम उनको अच्छे से आता है। ये तो चाइना का डर और भय की आपको बात बता दूं। सवाल ये उठता है कि वो जो लोकेशन सेंट मार्टिन द्वीप है, आइसलैंड है, उस लैंड पर जितना खतरा भारत को है उतना ही चाइना को है, उतना खुद बांग्लादेश को है। और साउथ चाइना सी को रोकने के या ब्लॉक करने के लिए जो एक जगह उनको अड्डे के लिए चाहिए, वो अड्डे को मेरे ख्याल से जो है ना भारत अलाउ करेगा, चाइना तो अलाउ करेगा ही नहीं। तो इसमें मुश्तरका हित है, इसमें सिर्फ अमेरिका का हित खराब हुआ है, तो सत्ता परिवर्तन सिर्फ अमेरिका ने किया है। यही वजह है कि अभी भी कोई यूरोपियन देश, जबकि किसी भी दुनिया के डाकू, चोर, लफंगा, पैसे लेके भागने वाला, चाहे गुजरात से ही कोई नोट लेके भागा हो या कोई अपना देश ही लूट के भागा हो, ब्रिटेन ना उसके लिए दरवाजे खोल के रखता है और आपको शरण दे देता है।
बड़े आसानी से शरण दे दी जाती है। अब शेख हसीना को अभी तक शरण की अप्रूवल ब्रिटेन से नहीं आना, छोड़िए ब्रिटेन के अलावा बहुत सारे यूरोप के देश हैं, किसी भी देश में शिफ्ट किया जा सकता है, वो नहीं करना और भारत के और बांग्लादेश के संबंध उल्टे खराब करवाने की सिचुएशन को पैदा करना, ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो अमेरिका कर रहा है। वो लोग या तो अनजान है जो इसे चाइना से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि एक यूनिट है अमेरिका की, पाकिस्तान के जरिए इस इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा या कनेक्टिविटी या फंडिंग या जो मैकेनिज्म है वो तैयार किया जा सकता है, मगर चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरा ये मानना है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। दूसरी बात, आपका सवाल व्यापार का आता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 25 करोड़ लोग, राजीव जी, बहुत होते हैं। 25 करोड़ लोगों का देश है ये देश। हमने ही इनकी मदद की थी बनाने में, हमारी मिलिट्री इसमें, हमारी शहादतें हुई थी, हमारे लोग इसमें शामिल थे। हमने बहुत कुछ मुश्किल से 71 की जंग जो है वो हराई थी पाकिस्तान को, तो बांग्लादेश बना था। तो बांग्लादेश के लिए, जिसके लिए बहुत कुछ किया गया हो, हम अपने हाथ से जाने देंगे या फिर हम अपने ही जड़ों के नीचे किसी और को बुलाकर अपने लिए खतरा पैदा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो बांग्लादेश का मैटर हमारे लिए बड़ा संजीदा है, बड़ा मोहतात है। यहाँ एक और डाइवर्सिटी का मामला है कि एक तरफ हम भारत में देखते हैं तो यहाँ भी मीडिया ने जिस तरह हिंदू मुस्लिम तुरंत शुरू कर दिया, इसी बात से मेरे ख्याल से बचने की जरूरत थी। ये वो चीजें होती है राजीव जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत को अगर व्यापार का बहुत नुकसान होता है तो शायद वो बर्दाश्त किया जा सकता है। भारत के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ समझ लो अडानी के बहुत सारे पैसे लगे हैं, आप सोचे कि सिर्फ अडानी के पैसे बचाने के लिए हमारी सरकार जो है वो सब कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। तो अडानी के लिए तो खैर मैं एक बात और आपको भी बताता चलूं कि ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल लिखा गया है अडानी एम्पायर के ऊपर, और अडानी एम्पायर के पास आज इतना पैसा है जो 230 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति, जो भारत के 375 ट्रिलियन डॉलर का 6% बैठता है, यानी पूरे देश की 6% वेल्थ जीडीपी की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सिर्फ अडानी अकेले के पास है। तो सिर्फ बांग्लादेश में अठन्नी चवन्नी डूबने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश का मालिक अडानी हो रहा है। मतलब 6% हिस्सा समझते हैं आप कितना है राजीव जी? तो बाकी तो फिर बात करेंगे, वो लोग समझेंगे, खुद बात कर लें जो कह रहा हूँ। मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि ये जो बांग्लादेश से भारत के द्विपक्षीय संबंध है व्यापारिक, इससे अडानी अंबानी तो जो कर रहे हैं उनका करोड़ों का बिलियंस का, लेकिन आम मजदूर के हित भी प्रभावित होते हैं। मसलन इनके साथ हमारे ट्रेड्स छोटे छोटे हैं, हमारा कपास का काम है, हमारा ईंधन वहां जाता है, रेलवे के पार्ट जाते हैं, पशु का चारा जाता है। अब वो पशु का चारा जो जिसमें मजदूर काम करता है, चाहे इधर का चाहे उधर का, मशीनरी जाती है, परमाणु रिएक्टर जाते हैं, सब्जियां जाती है, खाने की सब्जियां, प्याज का आदान प्रदान होता है। तो भारत के साथ इसके अलावा वहां के जो मजदूर हैं और जो यहाँ के भी कृषि उपज वाले लोग हैं, तमाम लोग हैं, उन पर उनके हित प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो नजदीक का पड़ोसी है हमारा, और उसके पास डायरेक्ट, उसके भी आगे समुद्र है, तो उसकी तमाम चीजें उसको सूट भी यहीं करता है। यहाँ से ट्रक भी आते हैं, थ्रू ट्रक लेन देन होता है, बॉर्डर्स वहां है। तो वो अडानी अंबानी के अलावा भी आम लोगों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारिक हित। जी देखिए, बिल्कुल आम देखिए, मैंने कहा ये अहित जो होंगे या हित होंगे, वो कैसे होंगे? मैंने वही कहा है कि भारत के लिए सरदर्दी पैदा की जा रही है पश्चिम के द्वारा, क्योंकि वो तो चोर उचकों को भी शरण देते आए हैं। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो व्यापारिक संबंध खत्म के साथ साथ राजीव जी, मैंने कहा व्यापार का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा कल्चरल बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कल्चरल फर्क ये पड़ता है, व्यापार भी बांग्लादेश के साथ ठीक ठाक है, मगर भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, मगर भारत को फर्क पड़ता है कल्चरल एक्टिविटी से। क्योंकि मैंने कहा वहां अगर कोई कट्टरवादी सोच का एस्टेब्लिशमेंट आता है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बार मेरी शंका क्लियर कीजिएगा। मुझे लगता है फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ट्रेड बंद है, यहाँ की सीमाएं सील है। नेपाल में जो कुछ जाता होगा क्योंकि पर नेपाल के मार्ग बहुत कठिन है, और बाकी जगह आपको शिप या हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ बाई रोड आप थ्रू ट्रक सप्लाई करते हैं, चाय पत्ती भी जाती है वहां, कॉफी भी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं
क्योंकि ऑन रोड देखिए, ये समझिए कि बांग्लादेश ये मान ले कि जैसे भारत का एक राज्य है, ट्रेड के मामले में तो जैसे भारत का एक स्टेट है, इसी प्रकार की सुविधाएं उसकी बाउंड्रियों के साथ है हमें, तो खर्चा कम पड़ता है जब हमें, तो सेल कॉस्ट है हमारी। जी देखिए, मैंने कहा कि 1 या 2 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, वो छोटी रकम नहीं होती है, काफी फर्क पड़ता है। मगर हम लोग ना 100 बिलियन डॉलर्स और 200 बिलियन डॉलर्स में भी लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो 1 या 2 बिलियन डॉलर के अप एंड डाउन होने से बहुत ज्यादा, मैंने नहीं कहा बहुत ज्यादा नहीं, मगर फर्क तो पड़ता है, पर इसमें ये इतना नहीं है कि आपको इसके लिए चिंतित होना पड़े। मगर आपके समाज में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वो ये है कि अगर वहां होने वाली घटनाओं में हिंदू मुस्लिम होता है तो भारत में उसका असर पड़ता है, भारत के बंगाल में पड़ता है, आसाम में पड़ता है, भारत के टेलीविजनों में पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि जब शेख हसीना को वहां से भगाया गया तो वहां के 6 टेलीविजन जो सिर्फ शेख हसीना की बातें करते थे, जनता को धुतकारते थे, उनकी खूब अच्छे से तुड़ाई की गई है, उनकी हीक भरी गई है, डाल डाल के उनको घुटने मारे गए हैं। तो बेसिकली वो स्थिति आज भी, देखिए जब ये मुद्दा हमारे लिए कितना सेंसिटिव था आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा भारतीय चैनल उठा के हिंदू खतरे में आ गया पूरी तरह से, तो मतलब वो टेलीविजन पे वही चल रहे हैं, यही तो होता है। वो मुझे बता रहा हूँ, अमेरिका ने कैसे 2 मिनट में उनको सत्ता से भगा दिया, कैसे भगा दिया, क्योंकि पहले समाज में लंबे समय से एक खिचड़ी पकाई जाती है, और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डिवाइड करके रखे जाते हैं समाज के उन टुकड़ों को, जो भारत में भी लगातार हो चुका है बहुत बुरी तरह से। इसी तरह मात्र 7-8% के जो इलीट क्लास है उन्होंने पूरे बांग्लादेश को दबा रखा था, और वो 7-8% जो थे उन्होंने दबा के पूरी तरह से अपना कब्जा रखा था, टॉर्चर किया, गुंडागर्दी की, गालियां दी, टॉर्चर किया, सब कुछ किया, कुछ सहते रहे। 80% लोग बेरोजगार हो गए हमला करने वालों की, और जो जो आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है जिन्हें आप 20% या 22% से ज्यादा आंक सके। तो 20-22% वो लोग जब पूरी तरह से तंग आकर उखड़े, तो उखड़ने के बाद इनकी जड़ें उखाड़ दी और वहां से भागना पड़ा, और आर्मी चीफ माफी मांग रहा है और जनता जो कह रही है वो करना पड़ेगा। तो सवाल ये होता है कि तुम 20% के लिए दंगे कराओ, या बांट के रखो, या 30% को रखो, या 40% को रखो। ये जो बंटवारा है ना, आप दूसरों के लिए एक स्पेस रखते हैं कि कभी भी किसी को भी कहीं से भी किसी तरीके से ऑब्लिगेशन जब मिलते हैं तो कोई देखता नहीं है, और फिर बांग्लादेश बन जाते हैं। तो ये खतरा है, और ये मेरा मानना ये है कि दुनिया को सबक लेनी चाहिए श्रीलंका से, बांग्लादेश से, और पाकिस्तान को तो तुरंत सबक लेके पहले ही अंजाम देना चाहिए जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। उसके बाद हमारा तो खैर, हम तो डेमोक्रेसी है, हम तो बहुत बड़ा देश है, तो हमें समय भी काफी हो गया, 2-3 शॉर्ट बिंदुओं पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो घटनाक्रम घटा, ये जो नए जनरल बने हैं, इनका ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ महीना 1.5 महीना पहले ही जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, फिर उसके बाद ये जनरल बन गए, और जो उनका प्रेजेंटेशन था, जिस तरह से उन्होंने कहा, तो सामने प्रेजेंटेशन तो ये है कि अंतरिम सरकार बनाऊंगा, हम फिलहाल कोई अराजकता नहीं होने देंगे, शांति व्यवस्था करेंगे, साथ में तुम्हारी डिमांड पूरी करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब जिसे तख्ता पलट, सेना का तख्ता पलट फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1-1.5 महीने के भीतर ही इनके आते ही, और इनके ससुर भी पहले जनरल रह चुके हैं वहां, तो सैन्य जनरल है, सेना पर इनके और इनके परिवार की बड़ी पकड़ है, एक विषय। दूसरा, इनके छूटते ही राष्ट्रपति जी ने जो की नेता हैं उनको रिहा कर दिया। उनकी रिहाई का मतलब अंतरिम सरकार में उनकी भागीदारी या चुनाव की तैयारी के लिए उनको अवसर। और तीसरा यह कि जब इनकी शेख हसीना की बेटी ब्रिटेन में सांसद है और आर्थिक सचिव भी है वहां ट्रेजरी बेंच की, तो जो इतनी बड़े ओहदे पर वो हैं और इतना बड़ा देश है जो महाशक्ति है ब्रिटेन, उसको बांग्लादेश जैसे अदने देश की किसी कानूनी प्रक्रिया, किसी कानूनी नोटिस में शेख हसीना जो उसके यहां शरणार्थी होगी उसकी मदद न करने का कौन सा बहस रहा है? मतलब अगर बांग्लादेश में कोई मुकदमा हुआ, वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रिटेन गई, तो ब्रिटेन क्यों डर रहा है? ये मेरे समझ से परे है। नहीं, मैंने आपको बता चुका हूं, दोबारा फिर बताता हूं। ब्रिटेन डर नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी कोalition की अपनी एक पॉलिसी होती है, इसको कहते हैं मतलब डांटना धीनू और सुनाना नूनू, मतलब डांटना अपनी बेटी को और सुनाना बहू को। इसे मतलब आप समझते हैं
अरे भाई, भारत में अगर भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से मिलने रशिया जाते हैं, हमारे आजादी से पहले के उनके साथ संबंध हैं। 1946 में उनके साथ राब्ता स्टालिन के साथ शुरू हो चुका था। उसके बाद हमने पूरे अपने फौजी इस्टेब्लिशमेंट को रशिया के साथ बनाया, उनके साथ हमारा कल्चरल आदान प्रदान रहा। उसके बाद हम एक आजाद देश जो विश्व गुरु, विश्व शक्ति, महाशक्ति, सब कुछ ब्रह्मांड शक्ति होने का दावा करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री रूस जाता है तो पूरा का पूरा जो है आपका राजदूत बिफर पड़ता है, अमेरिका बिखर पड़ता है, ब्रिटेन आपको लानत मलामत भेजता है। तो मतलब वो आपको आज भी गुलाम समझते हैं, ऐसे ज्यादा कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि आपने उन्होंने मना किया होगा मत जाना, आप चले जाते हैं तो वो बिफर जाते हैं। आप ये बात समझिएगा कि ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है। वो अलग बात है कि बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञान फैल रहे होंगे। मेरा सच बताऊं, मेरा बैठने का इसलिए मन नहीं करता कि वो 2 मिनट में एक अखबार पढ़ के आते हैं, छोटी सी तैयारी करते हैं, उसके बाद उस अखबार को उल्टी कर देते हैं, उल्टी करने के बाद ज्ञानी हो जाते हैं। मतलब कुछ होता नहीं इन सब बातों का। असल जो होता है, अरे भाई ये जो कुछ हुआ है ना राजीव जी, टेक्निकल दिक्कत है जो कुछ हुआ और है वो सब, हाँ जी जी, जो कुछ हुआ है ना राजीव जी, जी जी ये सब कुछ ना मैं 3 महीने पहले बता चुका हूँ, अप्रैल में ही बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। ये मेरे जाइए यूट्यूब पे जो दर्शक देख रहे हैं जाके सर्च कर लीजिएगा। 3 महीने पहले बता दिया था जब पहला स्टेटमेंट शेख हसीना का आया था। तो सवाल ये है कि यहाँ एक सिर्फ सेंट मार्टिन द्वीप के लिए वो तख्ता पलटने का मतलब नहीं है। सेंट मार्टिन द्वीप पर अगर वो अपना सैनिक अड्डा बनाते हैं तो सैनिक अड्डे का मतलब ये है कि आपने एक पुलिस थाना उन्होंने आपके बीच में बना लिया और वो आपके नजदीक बैठकर गुंडागर्दी दिखाएंगे। मेरे ख्याल से भारत भी नहीं चाहेगा कि अब यहाँ सेंट मार्टिन पर अमेरिका का अड्डा बनाए, और अमेरिका भी क्यों चाहेगा, मगर इसको चीन और यहाँ आसपास को घुमा के व्यापार तक घुमाने कहानी नहीं है। जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा है, पावर का मुद्दा है। पावर में टांग अड़ाने की कोशिश की, शेख हसीना को उखाड़ दिया और अभी एक आदमी को और उखाड़ने की तैयारी चल रही है। अब वो शर्त मानता है कि नहीं मानता मुझे नहीं पता। कोई है परली तरफ बहुत दूर एक देश है, वो चाहता है कि इसको चाइना के साथ तुरंत लड़ाया जाए, अपने मकसद हिल किए जाए। अब वो वहां के जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी होंगे, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर इतना जी खत्म कर अब जो वो देश है इसका खुलासा आपसे मैं अगले एपिसोड में लूंगा, क्योंकि उसके लिए भी आधा घंटा चाहिए होगा दर्शकों को। आज फिलहाल आपने बहुत सारी अपडेट्स पे बात करी, उसके हिस्ट्रीज पे बात करी, बैकग्राउंड पे बात करी। हम और समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत भाई जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी, नमस्कार।